नमस्कार दोस्तों। तो कल हमने पढ़ा था कि राणा हम्मीर और मालदेव सोनग्रा के बारे में हमने पढ़ा था। मालदेव सोनग्रा ये है जो अपनी विधवा पुत्री का विवाह राणा हम्मीर के साथ में करवा देता है, क्योंकि ये जो मालदेव सोनग्रा था वो राणा हम्मीर से बहुत जलता था, बहुत ही ज़्यादा चिढ़ता था। इसीलिए अपनी किसी विधवा का वहाँ विवाह करना अपमान माना जाता था। इसीलिए मालदेव सोनग्रा ने अपनी विधवा पुत्री राजकुमारी सोनगिरी का विवाह राणा हम्मीर के साथ में करवा दिया। किसका? अपनी विधवा पुत्री। विधवा पुत्री कौन थी? राजकुमारी सोनगिरी। इस विधवा पुत्री राजकुमारी सोनगिरी का विवाह राणा हम्मीर के साथ में करवा देता है। कौन? मालदेव सोनग्रा। किसके साथ में विवाह करवा देता है? राणा हम्मीर के साथ में विवाह करवा देता है, क्योंकि मालदेव सोनग्रा राणा हम्मीर से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ता था। और जब विवाह हुआ तो राणा हम्मीर ने मालदेव सोनग्रा से क्या मांगा दोस्तों? दहेज में। मालदेव सोनग्रा से दहेज में किसको मांगा दोस्तों? राणा हम्मीर ने मालदेव सोनग्रा से दहेज में उनके एक दीवान थे दोस्तों। कौन था ये दीवान? उनके एक दीवान थे मोजेराम मेहता। ये बुजुर्ग थे। दीवान मोजेराम मेहता बुजुर्ग थे। और ये दोस्तों मोजेराम जो मेहता था ये दुर्ग के सारे भेद जानता था कि कहाँ से अंदर घुसा जा सकता है, महल में कहाँ कहाँ पर गुप्त दरवाजे हैं, उनके बारे में सभी भेद इस मोजेराम मेहता को पता था। तो दुर्ग के सारे भेद जानता था। दुर्ग के सारे भेद जानता था। ठीक है दोस्तों। तो ये मोजेराम मेहता दुर्ग के सारे भेद जानता था, इसीलिए राणा हम्मीर ने इस मोजेराम मेहता को दहेज में मांग लिया दोस्तों। ठीक है, इतना हमने कल पढ़ा था। तो हम आगे पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि राणा हम्मीर 1326 ईस्वी में दोस्तों 1326 ईस्वी में जैसा सिंह या इसको कह सकते हैं जय सिंह पर आक्रमण कर देता है। कौन आक्रमण कर देता है? कब? 1326 ईस्वी में आक्रमण कर देगा 1326 ईस्वी में जैसा सिंह या जय सिंह पर। ठीक है दोस्तों। और जैसा सिंह को ये हरा देता है, पराजित कर देता है। कौन? राणा हम्मीर पराजित कर देगा और दुर्ग पर अधिकार कर लेगा। ठीक है दोस्तों। तो राणा हम्मीर दुर्ग पर अधिकार कर लेगा। ठीक है दोस्तों। किसकी मदद से दोस्तों? राणा हम्मीर मोजेराम मेहता की सहायता से दुर्ग के सारे भेद जान जाता है, जिसके कारण 1326 ईस्वी में राणा हम्मीर जैसा सिंह या जय सिंह पर आक्रमण कर देता है और इसको पराजित कर देता है दोस्तों, और दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। ठीक है दोस्तों। तो हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे कि राणा हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाएगा, क्योंकि ये रावल शाखा के बाद में हमने पढ़ा था कि
रावल शाखा में हमने पढ़ा था कि रावल रतन सिंह को पराजित करने के बाद किसका अधिकार वहाँ पर हो जाता है, खिज़िर खां वहाँ का राजा बन जाता है, वहाँ का शासक बन जाता है। और खिज़िर खां मालदेव सोनग्रा को वहाँ का राजा बना देता है। और मालदेव सोनग्रा के बाद में राणा हमीर जो थे वो जैसा सिंह या जय सिंह को पराजित कर देते और फिर से वहाँ पर सिसोदा शाखा की नींव डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, सिसोदिया वंश की स्थापना वहाँ पर कर देंगे। और ये सिसोदिया वंश में ये सभी जो राजा हुए वे महाराणा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों? महाराणा। सिसोदिया सब क्या कहलाएंगे? महाराणा। सभी सिसोदिया महाराणा कहलाएंगे दोस्तों। ठीक है, हमने पढ़ा था कि रणसिंह के 2 पुत्र थे, सेमसिंह और रहाप। और रहाप ने कौन सी नींव डाली थी? सिसोदिया वंश की। और सेमसिंह ने रावल शाखा की नींव डाली थी। तो रावल शाखा तो हमारी समाप्त हो जाती है, इसके बाद में जो सिसोदिया शाखा है उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि इसका सिसोदिया वंश या सिसोदिया शाखा का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इसका वास्तविक संस्थापक राणा हमीर को माना जाएगा। तो हम लिख लेते हैं कि सिसोदिया शाखा का वास्तविक संस्थापक राणा हमीर को माना जाता है। राणा हमीर को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक राणा हमीर को माना जाता है। और वैसे सिसोदिया शाखा की नींव डाली थी रहाप ने। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली, तो आप राप को सही करेंगे। अगर वहाँ पर राप नहीं दिया हुआ है और पूछ ले कि सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप राणा हमीर को कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको मिटा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेवाड़ में सिसोदिया शाखा का संस्थापक किसको माना जाता है? रहाप को। और वास्तविक संस्थापक राणा हमीर को माना जाता है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे, एक हेडिंग लगाएंगे विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन क्या है दोस्तों? ये विषम घाटी पंचानन विषम परिस्थितियों में शेर के समान या सिंह के समान डटकर सामना करने वाला। ठीक है, इस विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है विषम परिस्थितियों में डटकर शेर के समान या सिंह के समान सामना करने वाला। ठीक है, तो राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। तो लिखेंगे विषम परिस्थितियों में डटकर सामना करने वाला। डटकर शेर के समान सामना करने वाला। विषम परिस्थितियों में डटकर शेर के समान सामना करने वाला। ठीक है दोस्तों, तो इस विषम घाटी पंचानन का उल्लेख किस में किया गया है दोस्तों? इसका उल्लेख
इसका उल्लेख पहले तो किया गया कीर्ति स्तंभ में। कीर्ति स्तंभ परिस्थिति में इसका उल्लेख किया गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ठीक है दोस्तों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इसका उल्लेख किया गया है। और एक कुंभलगढ़ परिस्थिति में इसका उल्लेख किया गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। ठीक है दोस्तों, इसका उल्लेख कीर्ति स्तंभ परिस्थिति में और कुंभलगढ़ परिस्थिति में किया गया है विषम घाटी पंचानन का। और विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है इस राणा हम्मीर को। ठीक है, और दूसरी एक और संज्ञा है वीर राजा। वीर राजा। ठीक है, वीर राजा की संज्ञा किसने इनको दी है? तो वीर राजा की संज्ञा इनको महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित रसिक प्रिया टीका में कहा गया है। तो महाराणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया टीका में उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो राणा हम्मीर को कौन कौन सी संज्ञा दी गई है? तो विषम घाटी पंचानन, विषम परिस्थितियों में डटकर शेर के समान सामना करने वाला। और इसका उल्लेख किस में किया गया है? कीर्ति स्तंभ परिस्थिति में और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। ठीक है दोस्तों, और एक और इनको संज्ञा दी गई है वीर राजा की। और इसका उल्लेख वीर राजा कहा गया है, उसका उल्लेख महाराणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया टीका में किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये मिटा लेते हैं। तो दोस्तों, हम्मीर की जानकारी, महाराणा हम्मीर की जानकारी। महाराणा हम्मीर की जानकारी। महाराणा हम्मीर की जानकारी किस में मिलती है? तो दोस्तों, महाराणा हम्मीर की जानकारी एक शेरशाह सूरी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है हम्मीर मद मर्दन। कौन सा है दोस्तों? हम्मीर मद मर्दन। ये ग्रंथ है दोस्तों हम्मीर मद मर्दन। इस ग्रंथ में महाराणा हम्मीर की जानकारी मिलती है दोस्तों। ठीक है, और ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा हुआ था दोस्तों? रचयिता इसके कौन है? तो शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी द्वारा लिखा हुआ ये ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, और राणा हम्मीर और मोहम्मद, एक फैक्ट लिखेंगे, महाराणा हम्मीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में युद्ध होता है दोस्तों। पहले इसको भी मिटा लेते हैं थोड़ा। महाराणा हम्मीर, ठीक है दोस्तों, और एक मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों, महाराणा हम्मीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में युद्ध होता है दोस्तों। ठीक है,
आमिर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में युद्ध होता है, इसको सिंगोली का युद्ध कहा जाता है। सिंगोली का युद्ध, ठीक है दोस्तों। इस युद्ध को सिंगोली का युद्ध कहा जाता है। और ये किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? तो ये युद्ध हुआ था बांसवाड़ा में। हमारे बांसवाड़ा में ये युद्ध हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो इस युद्ध में महाराणा आमिर ये विजयी रहता है और मोहम्मद बिन तुगलक पराजित हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जब ये मोहम्मद बिन तुगलक पराजित हो जाता है तो इस युद्ध में पराजित होने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक राजपूताना में कभी नहीं आने का वादा करता है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक राजपूताना में फिर से नहीं आने का वादा करता है। राजपूताना में नहीं आने का वादा करता है। किसको? राणा आमिर को वादा। तो दोस्तों इस युद्ध में महाराणा आमिर विजयी रहता है और मोहम्मद बिन तुगलक पराजित हो जाता है। तो महाराणा आमिर को मोहम्मद बिन तुगलक वादा करता है कि राजपूताना में वह फिर से नहीं आएगा जब तक, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।